जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उस ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स के जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आज की इस वीडियो में लिए हैं। तो साथियों, एग्जामिनर जो आपका पेपर बनाएगा उन्हीं टॉपिक्स से बनाएगा और उन्हीं टॉपिक्स में से वो क्वेश्चंस लेगा जो सबसे अच्छे होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो साथियों, वही माइंडसेट यहाँ पर लगाया गया है जो एग्जामिनर आपके पेपर जो 13 जुलाई को लगाएगा। यानी कि मैं कहूँगा अपने रियल पेपर से पहले इस पेपर को जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अपने एग्जाम में रियल देखने को मिलेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हमने यहाँ पर हिंदी के 10 क्वेश्चन लिए हैं और इन 10 सवालों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, लगभग 6 से 7 सवाल आपके सही होना चाहिए। उसके बाद बिहार जीके के 10 सवाल लिए हैं, उसके बाद जीके, विज्ञान और मैथ और इंग्लिश सब कुछ देखेंगे। पूरे के पूरे 100 सवाल देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है? तो भाषा की छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद देखिए, कह रहा कि भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त स्वर। क्या? संयुक्त स्वर। अलग अलग स्वरों से मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसको संयुक्त स्वर ही तो कहेंगे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अगर से आ जाए तो वहां पर कर्ण कारक होता या फिर अपादान कारक होता। अगर आपसे जुदा हो रहा, दो चीजें अलग अलग हो रही तो वहां पर अपादान कारक, लेकिन दो चीजें आपस में मिलन हो रहा है तो वहां पर क्या कर्ण कारक होगा? तो यहाँ पर क्या कर्ण कारक आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस और बच्चे का मिलन हो रहा है। अगला क्वेश्चन, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको साथियों तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि अनुकरणीय में जो प्रत्यय लगा है वो आपको बताना है। साथियों, सभी के सभी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बस आपको देखते जाना है, मजा आ जाएगा आपको इस वीडियो में। अनुकरणी में जो प्रत्यय लगा है मेरे हिसाब से ये लगा है, क्योंकि अनु लग नहीं सकता, कर्ण लग नहीं सकता, तो ये ई छोटी थोड़ी ना बड़ी वाला लगेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय। अगर आपको आंसर दिख रहा है तो उसको इग्नोर करेंगे, अपना आंसर आप लोग बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको अंतरराष्ट्रीय कैसे लिखा जाएगा, जैसे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वैसे लिखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कहीं कहीं पर आपको अंतरराष्ट्रीय ऐसे भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ज्यादा बार अगर ये क्वेश्चन आता है जो ऑफिशियल जो आंसर बताया गया है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है आपसे पूछा जा रहा है। तो द्वंद्व कैसे लिखा जाता है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, जैसे आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा कि पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है, मुझे बताइए। तो अगर इसकी बात करें पॉकेट मार की, तो यहाँ पर कौन सा समास है कुल मिलाकर आपसे पूछा जा रहा है? तो मैं कहूंगा आपसे पॉकेट, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन सा शब्द है, कोप शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? तो इसमें से अमर्ष हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आंखें दिखाना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो जाएगा? स्वागत करना, लज्जित करना, या फिर सावधान करना, या क्रोध करना। तो यानी क्रोध से देखना, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों, कैसे लगे ये हिंदी के सवाल? अब बिहार जीके के साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मैं कहूँगा बिहार में, और बिहार में ये सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है पशु मेले का, ठीक है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैं कहूँगा बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज भी पाई जाती है बिहार में, स्टोन पत्थर भी पाया जाता है और पाइराइट भी। इसलिए आपका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करें, जैसे कि इसमें कुछ आंसर आपको नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि क्यों, इसमें बहुत नीचे आंसर है, किसी टाइपिंग के कारण उसमें जो आंसर है उसको नीचे रखना भूल गए हैं, उसको जस्ट उसके नीचे, तो इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं
आपको लग रहा है कि यानी कि इग्नोर करिए। आंसर अगर आपको दिख रहा है तो उसको अभी के लिए इग्नोर करिए। अगले नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर, यानी कि यहाँ पर लीची बहुत ही ज़्यादा उत्पादन की जाती है। उसके बाद सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर अगर बात करें इनके संस्थापक तो बिंदुएश्वर पाठक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोक नायक के रूप में प्रसिद्ध नेता कौन थे? तो लोक नायक के रूप में यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव या राम मनोहर लोहिया। तो जयप्रकाश नारायण का आपको नाम याद रखना है क्योंकि इन्हीं को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो मैं कहूंगा यहाँ पर करसिला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोसी नदी बिहार के करसिला नामक शहर में गंगा नदी से मिलती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो यानी कि ये काम तो 1936 में हुआ था। 1936 यानी कि 1 अप्रैल 1936 ये काम हुआ था। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत आसान सिलेबस है। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आराम से पेपर को क्रैक करोगे। तो और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने कुछ लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो हमारे चैनल को विजिट करिए और वहाँ पर ये सारे के सारे सेशन को वॉच करिए। पिछली बार जो आपका 2024 में पेपर हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, उन सभी शिफ्ट में से आपका पेपर बनने वाला, ये सभी को पता है। तब भी बच्चे उन चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं। यहीं से पेपर बनने वाला है, इन शिफ्ट से पेपर बनेगा जो फर्स्ट आपके हो चुकी हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए थे उन सभी का यहाँ पर सोल्यूशन करवा दिया गया है। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं तो तकरीबन 50 से 60% क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। और उससे अलावा इसी जो सेशन होंगे उसी में आपको एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाए गए हैं और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड होने वाला है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरी जो आपका लेक्चर मिलेगा जो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है। तो अगर बात करें इन सारे लेक्चरों को तो यहाँ पर आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करना है और सारे के सारे सेशन को वॉच करके चले जाना है आपको अपने एग्जाम सेंटर पर। अगर आप लोग हमारे इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं तो वहीं पर आपको यहीं बिहार पुलिस कांस्टेबल के नाम से प्लेलिस्ट मिलने वाली है और सारे के सारे लेक्चर आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा कि कौन सा राज्य बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश आपको मालूम होना चाहिए। बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। उसके बाद बिहार का पहला स्टेडियम पटना में बनाया गया था, जिसका नाम क्या था? तो इसके नाम की अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर मोइन उल हक स्टेडियम इसका नाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला स्टेडियम था, पटना में स्थापित किया गया था। उसके बाद गंडक परियोजना किन 2 राज्यों या देशों की संयुक्त परियोजना है? यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो है ये बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल। मैं कहूँगा कि यहाँ पर गंडक परियोजना बिहार और नेपाल के संयुक्त परियोजना है। इसमें बिहार है और एक देश नेपाल है। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो मैराथन दौड़ की आधिकारिक जो इसकी दूरी है 26 मील और 385 गज है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। उसके बाद कहा जा रहा है इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 122वां सदस्य बना था, ये किस महादेश में स्थित है? तो ये तो साथियों अफ्रीका में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका में स्थित है। और आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा आपसे जा रहा है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो किन की बात चल रही? यहाँ पर डॉक्टर सीवी रमन की बात चल रही है। यानी कि ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी मिला था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप बोला जाता है? तो किस महाद्वीप की बात चल रही? मैं कहूँगा यहाँ पर ये जो महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप, इसकी बात चल रही है। यूरोप महाद्वीप को ही विषमताओं का महाद्वीप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, आपको याद रखना है, यानी कि किस चीज़ का भारत निर्यात करता है, दूसरी चीज़ों देशों को पहुंचाता है, तो सबसे बड़ा कपड़े का निर्यातक है अपना देश इंडिया। ठीक है। अब किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके जवाब की बात करें तो हवाई द्वीप इसका राइट आंसर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है, क्योंकि हवाई द्वीप का ही प्राचीन नाम सैंडविच है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ये सवाल साथियों याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और इस सवाल की अगर बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे होकर कर्क रेखा, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, कह रहा है कि उगते सूरज की भूमि किसे बोला जाता है? तो उगते सूरज की भूमि किसे बोला जाता है? जापान को उगते सूरज की भूमि, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे बोला जाता है? मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसे बोला जाता है? मैं कहूँगा नॉर्वे को बोला जाता है, करेक्ट आंसर। उसके बाद हजार झीलों की भूमि किसे बोला जाता है? तो हजार जो झीलों की भूमि है फिनलैंड को बोला जाता है। वज्र की भूमि कोरिया को बोला जाता है। तो इस प्रकार साथियों ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, बिल्कुल। और बी की अगर बात करें, बी का क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। सी की अगर बात करें, सी का क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपको बताना है। यानी कि 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये कहाँ पर 3 4 2 1, ये तो आपका यहाँ पर लिखा ऑप्शन नंबर डी में। और यहाँ से डिक्टो आपके 4 सवाल बनेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करके जाना है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? यानी कि भारत का संविधान भारत को विधानमंडल के रूप में वर्णित करता है, या राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है, या महासंघ के रूप में? तो मैं कहूँगा भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। और ये बात कौन कहता है? ये बात आपके संविधान कहता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पर आपको 15 जून 2005 को ही सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा? तो मैं कहूँगा जो प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी होगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर वी था बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको मत देखिए, क्योंकि अगर आप लोग भारत के संविधान के विचार किसने दिया, हो सकता है ये ऑप्शन गलत हो, मान लीजिए आपका गलत है, तो यहाँ पर संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए MN राय के द्वारा जो संविधान का विचार दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो मूल कर्तव्य यानी कि ये भाग 4 के ए में है, यानी कि ये जे नहीं, ये बल्कि क्या था, एक सेकंड आप लोग देख लीजिए, ये आपका 1 है, यानी कि तभी तो ये 4 हो पाएगा, यानी कि भाग 4 के ए भाग में, यानी ये आपका कर्तव्य और मौलिक कर्तव्य आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिक्षण की शक्तियां देता है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 227 की बात चल रही है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, बताइए? तो क्या विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, या राज्यसभा के द्वारा, या जनगण के द्वारा, या लोकसभा? तो आपको मालूम होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो ये अधिकार तो साथियों सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या होते हैं? तो स्थानीय सरकार के अवगुण, क्या ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होना, ये स्थानीय सरकार का अवगुण बिल्कुल है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया, ये भी है, बिल्कुल है।
स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, ये भी इसकी कमी है। तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारी कमियां हैं स्थानीय सरकार की। उसके बाद देखिए, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या बोला जाता है? तो इसको क्या यानी कि मुद्रास्फीति बोलते हैं, मांग जन्य मुद्रास्फीति ही बोला जाता है, राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो भुगतान संतुलन के चालू हिस्से का हिस्सा माल का निर्यात और आयात है, ये तो है, बिल्कुल है। सेवाओं का निर्यात और आयात, ये भी है। आय प्राप्ति और भुगतान, ये भी है। पूंजीगत प्राप्तियां और ये भुगतान, ये नहीं है, तो ये नहीं है, तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है, किसका? जहां वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है। नहीं, ये आपका उसके वस्तुओं का आयात और उससे कम होना चाहिए, इसलिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कहा जा रहा है कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये आधार दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का विवरण करने में कौन कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो यहाँ पर आपको वाणिज्यिक बैंक याद रखना है। वाणिज्यिक बैंक आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर कहलाता है। उसके बाद कह रहा है कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो कौन? यहाँ पर सुकुमार सेन थे, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसको आधार दर बोला जाता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में आएगा कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की परमिशन नहीं होती, उसको आधार दर बोला जाता है। उसके बाद भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो किसको नहीं करता है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को करता है। यह प्रत्येक ग्रामीण ये भी निर्यात आयात बैंक को नहीं करता, तो यही आपका करेक्ट आंसर कहलाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है, बताइए? तो ये जब निर्यात घटता है और निर्यात बढ़ता है, आयात घट जाता है, जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है, तब ये प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की? तो जमींदारों का समाज, नहीं। भारतीय समाज के सेवक संघ, बिल्कुल सही, आपका भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको बताना है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सत्यमेव जयते उक्त कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है, मुझे बताइए? तो ये आपका मुंडको उपनिषद से ली गई है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया? तो जय हिंद नारा है, ये नेता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही तो दिया गया। उसके बाद देखिए, पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया? तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये आपके कितने ईसा पूर्व में शुरू हुआ? ये 776 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में ही स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। तो ये आपका यू ह्यूम की अध्यक्षता में दिल्ली में या लाहौर में, या WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में, या कलकत्ता में? तो मैं कहूँगा बॉम्बे में किया गया था, और ये WC यानी कि यहाँ पर वोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था कांग्रेस का पहला अधिवेशन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक की अगर बात करें तो उदयन यानी कि उदयन आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रदूषित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपकी 21% होती है, करेक्ट आंसर बी। उसके बाद मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार क्या है? निकटतम रिश्तेदार अगर बात पूछा तो वहां पर वानर आपको बताना है। वानर मतलब बंदर हो जाता है। कौन? बंदर हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से
किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, तो प्रतिरक्षी गठन की अगर बात करें तो किसमें होता है, ये आरबीसी यानी कि रक्त प्लेटलेट्स या रक्त प्लाज्मा कोशिका यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरक्षी गठन ये प्लाज्मा कोशिकाओं में ही होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है, मुझे बताइए। तो मच्छर जनित रोग कौन सा नहीं है, डेंगू बुखार, मलेरिया, नींद की बीमारी, ये आपका नहीं हो सकता, मच्छर जनित रोग नहीं हो सकता, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी मैथ के क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, पूरे मैथ के यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लिए हैं, पूरे इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चंस लिए हैं और आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन मैथ और 10 सवाल मैथ के भी पूछे जाएंगे। अभी हम लोग विज्ञान देख रहे हैं और जीके देख रहे हैं और पूरे 100 सवालों के साथ डेली टारगेट स्टार्ट किया गया है। अगर आप हमारे चैनल SSDS पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके मेहनत के साथ अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो मेरा मानना है कि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन बड़े ही ईजिली हो जाएगा। बात करते हैं, पसीने की ग्रंथियां ललाट की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती हैं, ठीक है, या बगल की त्वचा में सर्वाधिक। देखिए पसीने की जो ग्रंथियां होती है वो बगल में ही तो होंगी, बगल में होंगी तो यहाँ पर पीठ में भी नहीं होंगी, हथेली में। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, मुझे बताइए। तो यहाँ पर सेलवॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेलवॉल कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमावेश आइसोडायमेटिक होती हैं और जिसमें अंतः कोशिकाएं स्थान होती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे साथियों क्या पैरेन्काइमा बोला जाता, मैं कहूँगा पैरेन्काइमा बोला जाएगा। इस सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद LIC ने नए ग्राहकों एजेंटा एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो किस ऐप को लॉन्च किया है मुझे बताइए। तो आनंद नामक ऐप को लॉन्च किया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये तो आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास का नाम है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल करेक्ट। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो आपको बताना है बैक्टीरिया की खोज लीवेनहॉक के द्वारा की गई, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उसे सिर्फ 6 महीने के रूप में जो मंत्री के लिए नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मोरमुगांव बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो क्या ये तमिलनाडु में है, नहीं महाराष्ट्र में है, नहीं पश्चिम बंगाल में, नहीं ये तो आपका गोवा में है। मोरमुगांव बंदरगाह ये आपका गोवा में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है, तो यहाँ पर आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर बात करें बिहार आपका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य भारत में कृषि पर आयकर लगाने वाला पहला राज्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लुप्त प्राय भारत के इस कमर्स का पहला प्रजनन स्थल कहाँ खोजा गया, तो यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान नहीं, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो भागलपुर जिला बिहार में स्थित, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं, तो ये क्या प्लाज्मा के द्वारा या माइट्रोकांडिया के द्वारा या गाल्जी काय के द्वारा या अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा, मैं कहूँगा बिल्कुल सभी अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा ये निर्मित होते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि रसिया तथा गलीचे बनाने हेतु रेसे लेते हैं, तो यहाँ पर रसिया तथा गलीचे बनाने के लिए रेसे लेते हैं किसका, पॉलीप्रोपिलीन का लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बहुत शानदार तरीके से करंट अफेयर के भी आप लोग देखिए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ है, तो मैं कहूँगा ये आपका दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी जाएगी, तो ये 20.8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 20.8 करोड़, लगभग 21 करोड़ के आसपास। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में कितने मैच खेले जाएंगे, तो कितने मैच खेले जाएंगे आपको मैं कहूँगा 15 मैच खेले गए, बिल्कुल करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन है। तो ये आपको रोहित शर्मा आपका भारतीय टीम के कप्तान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जारी वर्ल्ड रैंकिंग भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है। तो यहाँ पर ये 5वें स्थान पर रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइक्रोमैक्स ने किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है। तो किस देश, या मैं कहूँगा ताइवान आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोमैक्स ने ताइवान देश स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है। किसने ब्रिंक इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, मैं कहूँगा दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाल ही में कहाँ 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी एआई सिटी बनाई जाएगी। तो ये आपका कहाँ बनाई जाएगी, मैं कहूँगा हैदराबाद। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये आपका एलॉन मस्क का नाम आपको याद रखना है, जो कि 500 मिलियन डॉलर नेट पर तक पहुंच गए हैं। पहले व्यक्ति एलॉन मस्क इनका नाम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर बात करें, अब आपके मैथ के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों 10 सवाल यानी कि 81 से लेकर 90 तक यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल के पूरे 10 क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं कहूँगा इन 10 में से कितने आप लोग क्वेश्चन सही कर पाते, क्या 5 सही कर पाते, या 7 या 10 के 10 कर लेते हैं। तो जितने भी कर लेते हो अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर 10 बेस्ट कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको रिपीट एक तरीके से देखने को मिलेंगे। दोबारा पहली बार आप लोग अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है। कह रहा कि 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। तो कह रहा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकाल लीजिए, उसका औसत तो हम लोग निकाल ही लेंगे। तो 10 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगी, यानी कि पहली क्रमागत संख्या x है, दूसरी x + 2। और ये काम ये करिए, एक काम ये कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग इसको छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा पेन को हम लोग छोटा कर लेते हैं। पहली अगर x हो गई, दूसरी अगर x + 2 हो गई, तीसरी अगर आपकी x + 4 हो गई, और x + 6 और x + 8, और फिर आपका x + 10 हो गई। x प्लस आपकी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। x प्लस आपकी 12 हो गई, और x प्लस एक तरीके से 14 हो गई, x + 16 हो गई, और x + 18 हो गई। तो ये कितनी हो गई देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यानी कि अगर हमने पहली विषम संख्या x मानी, तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 ही तो हो जाएगी। अगर पहले हम लोग पहली संख्या मान लेते विषम संख्या 7 है, तो अगली क्या हो जाएगी विषम संख्या, इसमें जब आप 2 जोड़ोगे तो यही तो हमने किया है। उससे अगली क्या हो गई, अगर इस x में 4 जोड़ोगे तो ये ही तो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो चलिए कहा जा रहा है कि इनका औसत कितना है 46 है। यानी कि अगर इन सबको जोड़ा जाता है, इन सबको ऐड किया जाता है, तो 10 संख्याओं को 10 से भाग करेंगे, इनको जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या जाता है 46 आ जाएगा। ऐसे करके 46 आएगा। अगर मैं कहूँ इनका योग कितना होगा, तो 10 की गुणा 46 से कर देंगे, तो इनका योग 460 हो जाएगा। और अगर हम आपसे कहें कि इनका योग कितना है, तो इनका योग 460 है। तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर कितनी x है, तो मैं कहूँगा 10x है। नंबर्स को प्लस करो, 2 4 6 6 और 12 और 20 30 और ये 40 42, और 4 कितना हो जाएगा 42 47, यानी कि 46, ये 56, और ये कितना 16, और ये 18 प्लस को प्लस करिए, 16 और 18 8 8 16, और ये 22, यानी कि 7, ये आपका 92 आपका आएगा। तो कुल योग आपका कितना आएगा 92, 92 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। एक बार फिर से कर ले, 2 4 6 6 6 12 20 30 और 40 42, और ये आपका कितना 42 और 14 कितना हो जाएगा 45 46 47 48, यानी कि ये 56, और यहाँ पर 2 बार 18 लिखा गया, यानी कि ये आपका 16, ये 16 और ये 18, यानी कि इसको देख लीजिए 6 6 12, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, एक जाएगा 6 7 8, यानी कि ये यहाँ पर आपका कुछ आएगा, 2 जाएगा 7, ये आपका 90 कुल मिलाकर आने वाला है। तो 90 यहाँ पर ये हो जाएगा, इतना आना चाहिए। तो बराबर क्या है, बराबर 460 है। तो यहाँ पर 10x से 460 माइनस करेंगे, माइनस का 90 करेंगे, तो यहाँ पर 10x बराबर 460 माइनस 90, तो ये आपका कितना, एक बार यहाँ पर 60, और 16 में से अगर 9 घटाएं तो यहाँ पर ये
इतना हो जाएगा, x बराबर 37 आ जाएगा। कितना? x बराबर 37। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ पहली विषम संख्या क्या है, x बराबर 37, तो ये 37। दूसरी क्या हो जाएगी? दूसरी 37 प्लस 2 कितनी? 39 हो जाएगी। और चौथी कितनी हो जाएगी? 37 प्लस 4 41। ऐसे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या तो 37 और सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ये है, यानी कि 37 प्लस 18, ये आपका कितना हो जाएगी? 37 प्लस 18 देख लेते हैं, 37 में प्लस करो 18 तो ये आपका 55 हो जाता है। तो 55, तो यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत पूछ रहा है, तो 2 से भाग दे दो प्लस करके, 7 5 12, और ये आपका कितना? 92। 2 से कट कर दो तो यानी कि 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, ये 46 इनका ऑप्शन निकलेगा। और 46 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, अब यहाँ पर अगर बात करें तो एक वस्तु को 242.50 या 5 जीरो में बेचने पर 3% की हानि हो रही। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी कि 13% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए की बिकेगी? तो मुझे सिंपल सी ये बात पता है कि ये एक वस्तु को 242, यानी कि ये आपका 42.5, यानी कि 242 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 3% की हानि हो रही। तो वस्तु को 3% हानि, यानी कि 97% में बेचा जा रहा है, यानी कि 97% में बेचा जा रहा है, तो वो वस्तु 242 रुपये में बिक रही है। अगर 13% के लाभ पर बेचा जाए तो वो कितने की बिकेगी? तो 1% की वैल्यू निकालो। 13% लाभ का मतलब ये है कि उस वस्तु को 113% में बेचा जाना है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कैसे निकलेगी मैं आपको बता देता हूँ। ये 97 नीचे आएगा, 1% की ये वैल्यू हो जाएगी। आपको 113% की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको 113 से गुणा करिए, 113% की वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। अब अगर हम लोग इस पॉइंट को हटाते हैं तो 1 लगाकर ये नीचे आपका एक 0 बढ़ेगा। ये कुछ नहीं है आपका 97, इसको घटा देता हूँ। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको आप एक बार कैलकुलेट करिए और आंसर आपका अपना यहाँ पर बताइए। यानी कि क्या दिक्कत देख लेते हैं। अगर हम लोग इसको सबसे पहले मान लेते हैं 5 से कट करें तो 5 दूना 10, 0 आएगा। और इसको कट करें तो 5 चक्कू 20, 4 जाएगा 48 हो, और ये 42 पटवट 40, ये आपका कितना 2 जाएगा 25, 55 25, 0, ये कैंसिल हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते 0 से ये आपका ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके सामने क्या क्या आ गया, 485 गुणा 113 और 2 गुणा, और ये आपका 97 आ गया। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। यानी कि अब इसको किस चीज़ से कैलकुलेट करें, 485 भाग अगर 97 करते तो आपका कितना आता है। तो अगर ये 100 होता तो 100 पंचे यानी कि 500 हो जाता, लेकिन हर 100 में 3 कम है, हर 100 में 3 कम है, तो यहाँ पर ये 15 कम है, 3 पचे 15, यानी कि 97 पंचे आपका 450 ये हो जाएगा। यानी कि ये भी कट हो जाएगा, 5 की गुणा 13 से कर लो, यानी कि 2 से कट करोगे तो 2.5 आ जाएगा। यानी कि 113 की गुणा आपको किससे कराना है, 2.5 से कराना है। करा दीजिए, 5 या 15, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5, यानी कि 2 से कट कर लेते हैं, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि कुल मिलाकर आपका यहाँ पर 5 आएगा, और 6 और 6 12, ये 8, यानी कि ये 2, यानी एक ये इधर गया। चलिए, तो कुल मिला के ये आपका 1 नंबर के बाद पॉइंट था, और 1 नंबर के बाद आप लोग पॉइंट लगाइए, यानी कि 282.5 ये कहाँ पर लिखा हुआ है, 282.5 ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि सही जवाब आपका क्या हो सकता है। साथियों, पूरे 10 सवाल देखेंगे और 2 सवाल हो चुके हैं और 8 सवाल अभी बाकी हैं। ये पूरी मैथ के 10 नंबर के कॉन्सेप्ट हैं, और ये हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं एक्स की धनराशि। एक्स की एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है। मतलब एक्स कोई बंदा है, ये अपने पैसों को 3 लोगों में बांटता है, ए में, बी में और सी में। और कह रहा है कि किस अनुपात में बांटता है, तो ए और बी को अपने हिस्से को देता है 3:5, और बी और सी को अपने हिस्से का देता है 4:7। तो कह रहा है बी और सी के बीच के हिस्सों का अंतर 1455 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल मिलाकर आपसे ये कहा जा रहा है, अगर हमें क्या पता है, हमें इतना पता है कि ए और बी का अनुपात कितना है, तो ये 3:5 है, ठीक है। और हमें बी अनुपात सी का अनुपात पता है कि 4:7 है।
अगर कभी भी सवाल में ये दे रखा हो कि भैया ए अनुपात बी का अनुपात इतना है, बी अनुपात सी का अनुपात इतना है, तो साथियों ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना बहुत ईजी होता है। कैसे ईजी होता है? 3 5 कितना, 3 5 लिख दीजिए। 4 7 यानी कि 4 7 लिख लेते हैं और ऐसे करके करा दो गुणा, यानी कि 3 चक्कू 12 और 12 और ये ए, 4 पंचे 20 और ये आपका बी, 5 7 35, 35 जो निकलेगा ये सी निकलेगा। ठीक है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको मालूम पड़ गया। अब यहाँ पर बी और सी के हिस्सों का अंतर 1455 है और बी और सी के हिस्सों का अंतर यानी कि यहाँ पर 15 है। 15x यहाँ पर कितना बताया गया? 1455 बताया गया है। ठीक है, x की अगर बात करें, x का मान निकाल लेते हैं, 1455/15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 8 120 और 15 9 135 और ये आपका 15 9 135, 10 बचा और ये 5 जुड़ जाएगा, यानी कि 15 5 75, 15 छक्का 90, 15 7 105, यानी कि 97 आएगा। यानी कि कुल मिला के आपका ये कितना आएगा? 97 आएगा। और ये x बराबर 97 ही तो आया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि x, इस वाले x का मान यानी कि टोटल धनराशि आपसे पूछी जा रही है। टोटल धनराशि आप लोग कैसे निकालोगे? आप ऐसे निकालोगे टोटल धनराशि की, जब x बराबर 97 है तो 12x यानी कि ये 20x और ये 35x, इनको जोड़िए और इनकी गुणा इनसे करवाइए, यानी कि 35 20 45 और ये 55 65 और ये 268, यानी कि ये 97 की गुणा 67 से आपकी होगी, यानी कि 7 7 49, 7 9 और 7 9 63 और 64 65 66 67 ये आपका, और 6 7 यानी कि ये आपका हो जाएगी 6 6 36 6 7 42 और ये आपका 9 5 45 9 6 54 और ये 4 58, यानी कि 9 9 और ये आपका कितना 7 6 और 14 और ये 6, यानी कि 6499 आना चाहिए। कोई धनराशि कितनी होगी x की? तो मैं कहूँगा 6499 हो जाएगी। इसलिए राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया ये सोल्यूशन है साथियों, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मैं आपको अपने तरीके से आपके सवालों का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए अब बात करते हैं इस सवाल की। कह रहा है कि यहाँ पर ये 84 नंबर का क्वेश्चन है। 5 + 5, ये 5 भागे है। मैं आपको लिख देता हूँ नीचे, 5 भाग कितना हो जाएगा? 5 भाग ये आपका ब्रैकेट के अंदर 6 और ऑफ 2 हो जाएगा और प्लस आपका प्लस ये हो गया और ब्रैकेट के अंदर 3 × 7 और ये 5 भाग आपका और ये आपका ब्रैकेट बंद 5 ऑफ 3 हो जाएगा। तो इसका आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। देखिए अगर यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो ये 5 है, बिल्कुल 5 है, भाग है, भाग आ जाएगा। 6 ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है, तो ये गुणा हो गया और प्लस आपका ब्रैकेट के अंदर 3 और गुणा ये आपका 7 आ गया। ठीक है, 3 × 7 और भाग और ये आपका क्या आ गया? ये 5 × 3, यानी कि ऑफ का मतलब ये होता है कि 5 × 3। या ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं हम यहाँ पर कि अगर 5 भाग और ये 6 दूना कितना हो जाएगा? 12 और ये 7 त्रिक 21, यानी कि ये आपका 21, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ये भाग है 5 × 15, यानी कि 7 त्रिक 21 और 5 × 15। तो एक काम करिए, यहाँ पर 15 यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? ब्रैकेट बंद कर देते हैं। उसके बाद अगर बात करें 5 भाग, यानी कि अब आप क्या करोगे? अब इसको आप लोग कैलकुलेट करवाओगे। अब इसको जब इसको आप लोग कट करोगे 3 7 3 5 15 हो जाएगा। एक बार इसको कट करते हैं 5 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा और ये 7, यानी कि ये आपका 5 आ जाएगा। अब ये 5 और भाग और ये आपका कितना हो गया? 67/5 हो जाएगा। अब ये काम करिए, 5 इसको गुणा में बदल लो और उल्टा पलटी करो, यानी कि 5/67 यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 25/67 आपका आंसर आएगा। और 25/67 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि मुझसे पहले जिनका आंसर आया है, उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आपसे कहा जा रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हमें देखना क्या है कि दो संख्या तीसरी, यानी कि मान लेते हैं ए बी सी ये 3 संख्याएं हैं। अब तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है। तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि दो संख्याएं एक तीसरी, यानी कि ये आपका 108 और ये आपका 128 ऐसे हो जाएगा। उन दोनों संख्याओं का
उन दोनों संख्याओं का अनुपात आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगर 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा। 2 पंचे 2 चौक 2 छंग, यानी कि 2 से कट करोगे तो 50 आएगा। 2 से कट करेंगे 2 दूना 4, 2 से 14, 2 तियां और 25, यानी कि ये आपका यहाँ जाएगा। तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का अनुपात ये हो जाएगा। अब यानी कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कि पहली और दूसरी संख्या की बात की गई, तो ये यानी कि दूसरे का ही 27:32 कहाँ पर लिखा है, या ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने तरीके से करवा रहा हूँ, ये आपको लंबा दिखेगा, इनसे करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इसलिए जो मास्टर जैसे पढ़ाता है वैसे पढ़िए, तो आप पेपर को बड़ी इजीली करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है, ये किताबी भाषा में बहुत तगड़े सवाल हैं, बहुत सोल्यूशन इनका कठिन है, लेकिन मैं आपको अगर करवाऊंगा तो आपको ट्रिकी वेस में करवा रहा हूँ और आसानी तरीके से करवा रहा हूँ, जिससे हर बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, कह रहा है कि इस सवाल की अगर बात करें, कह रहा है कि 2800 मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी, एक जूता कंपनी 25% और 42% की दो क्रमिक छूटें देता है, जूतों की जोड़ी का अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि अगर एक जूता 2800 रुपये का है और उस पर 25% की छूट दी जाती है, यानी कि 75% में बेचा जाता है, और एक और छूट दी जाती है 42% की, तो 42% की जब छूट दी जाएगी तो 58% में वो वस्तु बेची जाएगी। तो इसको कैलकुलेट कराना है, ये कैंसिल 25 तिया 25 चक्कू आ जाएगा, और 4 पंचे 4 एकम 4 4 सत्ते 28, यानी कि ये आपका क्या रहा 7 गुणा 58, यानी कि नीचे क्या है, नीचे कुछ ले। अब इसको क्या करवाइए आप लोग, इसको कैलकुलेट करवाइए, यानी कि 21 की गुणा 58 से एक बार करवाइए। 8 एकम 8, 8 दूना 16, और ये आपका 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 8 आ गया, 11 आ गया, और यानी कि 1218 आपका जवाब हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब यानी कि 2800 रुपये की कोई वस्तु है, 25% की, उसके बाद 42% की दो छूटें दी जाती है, तो अंतिम विक्रय मूल्य 1218 रुपये में वो चीज़ बिकने वाली है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस सवाल को और बता दीजिए मुझे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि एक से बड़ी एक ऐसी संख्या है जिसे 4 से 5 से और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। 500 से छोटी वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्थिति को संतुष्ट करेगी। तो सबसे पहले 4 5 6 लिखा हुआ है, यानी कि 4 5 6 का आपको एलसीएम निकालना है। क्या 4 5 6 का एलसीएम निकाल देते हैं, बिल्कुल। 2 से कट करेंगे 2 दूना 4, 5 ऐसे 2 तियां 6, 2 से कट करेंगे यानी कि ये आपका आ जाएगा। अच्छा 3 से कट कर लो एक बार 5 से, यानी कि 2 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60, यानी कि 4 5 6 का एलसीएम कितना निकलेगा, ये एक तरीके से अगर बात करें 60 निकलने वाला है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर कहा गया है कि 500 से छोटी वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इस स्थिति को संतुष्ट करे, यानी कि आपको 60 की भाग देना होगी 500 से। तो अगर साथियों यहाँ पर हम लोग बात करें, क्या अगर हम लोग 6 36 6 7 42 6 8 48, यानी कि यहाँ पर 57 480, यानी कि ये आपका 20 यहाँ पर बचेगा। कितना 20 बच रहा है। तो 500 में से आपका क्या, 500 में से आपका पहले तो 20 क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि 20 एक्स्ट्रा आ रहा है। या 500 में से 20 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बताई गई 4 5 6, यानी कि अब कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो ये 4 5 ये जो संख्या है ये पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई थी कि 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए। यानी कि जब ये पूरी विभाजित हो रही, जब इसमें 3 प्लस करोगे तो इसमें तो 4 से विभाजित करोगे 3 शेषफल बचने वाला, 5 से विभाजित करोगे तब भी 3 शेषफल, और 6 से करोगे तब भी। तो 483 इस आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है